राम दुलारी ने कहा, किसी वक्त ऐसा भी हो जाता है कि आदमी को कोई ख़ास शक्ल या कोई ख़ास जगह याद ना आ रही हो तो इससे मिलती जुलती कोई शक्ल या कोई जगह इसे दिखा दी जाए या वो खुद देख ले तो इसे एकदम ख़ास शक्ल या ख़ास जगह याद आ जाती है। शेर खान ने कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं समझा, तुम क्या कहना चाहती हो? राम दुलारी बोली, मैं ये कहना चाहती हूँ भाईजान कि तुम लोगों ने काफरों का जो एक आदमी पकड़ा हुआ है और जो जख्मी हालत में है, अगर मैं एक नज़र इसकी शक्ल देख लूँ तो मुमकिन है इसको देखकर मुझे वो शहर और वो जगह याद आ जाए जहाँ इन लोगों ने अपना मुश्किल अड्डा बनाया हुआ था। क्योंकि ये आदमी जो इस वक्त ज़ख्मी हालत में तुम्हारी कैद में है, इस अड्डे में बाहर से आने वाले काफरों को गोला बारूद और बम वगैरह दिया करता था और पहले से वहीं रह रहा था। जब मुझे वहाँ ले जाया गया था तो ये पहले से वहाँ मौजूद था। इसके बाद वो भी हमारे साथ ही लाहौर आ गया था। मैं यकीन से तो नहीं कह सकती, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद इसकी सूरत देखकर मेरे जहन में वहाँ की सारी याद और वहाँ का सारा नक्शा आंखों के सामने आ जाए और वो शहर भी याद आ जाए जहाँ ये खुफिया अड्डा था। शेर खान को इसमें कोई काबिल इतराज़ बात नज़र न आई कि वो हशमत बीबी को सीक्रेट हेल्थ सेंटर ले जाकर इसे गिरफ्तार शुदा ज़ख्मी भारतीय दहशतगर्द की शक्ल दिखा दे। फिर भी इसने अपने कमांडिंग ऑफिसर से मशवरा करना ज़रूरी समझा। इसने कहा, ठीक है हशमत बीबी, मैं अपने साथी से मशवरा करके तुम्हें कल बताऊंगा। शेर खान ने गर्ल्स हॉस्टल से वापस आकर गुल खान से मशवरा किया। इसने कहा, इस खातून को हेल्थ सेंटर ले जाने में कोई कबाहत नहीं है। हो सकता है जख्मी दहशतगर्द को देखकर इसे वाकई वो शहर याद आ जाए और वो जगह भी याद आ जाए जहां इन भारतीय दहशतगर्दों ने अपना खुफिया हेडक्वार्टर बना रखा है। इसका ये कहना बहुत हद तक सही है, क्योंकि आम जिंदगी में ऐसा होता है कि एक शक्ल को देखकर दूसरी शक्ल याद आ जाती है और एक शहर की तस्वीर देखकर कोई इसी से मिलता जुलता दूसरा शहर याद आ जाता है। फिर भी हमें सीईओ साहब से बात करनी होगी। इनकी इजाज़त के बगैर हम इस खातून को सीक्रेट हेल्थ सेंटर में नहीं ले जा सकते। कुछ देर के बाद शेर खान और गुल खान दोनों अपने कमांडिंग ऑफिसर के सामने इनके ऑफिस में बैठे थे। कमांडिंग ऑफिसर ने सारी बात सुनने के बाद कहा, यह बात हमारे ज़ाब्ते के ख़िलाफ़ है। हम अपनी खुफिया जगहों पर किसी बाहर के आदमी को जाने की इजाज़त नहीं दे सकते, लेकिन ये सूरत हाल ऐसी बन गई है कि हमें थोड़ी देर के लिए अपने कायदे कानून को बुलाना ही पड़ेगा। सिर्फ एक एहतियात करना, हशमत बीबी की आंखों पर पट्टी बांधकर हेल्थ सेंटर में ले जाना। ऐसा ही करेंगे सर, शेर खान ने कहा। इस वक्त रात हो रही थी। दूसरे दिन शेर खान ने गुल खान को साथ लिया और गर्ल्स हॉस्टल आ गया। राम दुलारी यानी हशमत बीबी को बुलवा कर शेर खान ने इसे कहा, बीबी, हमने अपने साथियों से मशवरा कर लिया है, हम तुम्हें इस जगह ले चलते हैं जहां वो दहशतगर्द ज़ेरे इलाज है जिसे हमने ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किया था और जिसे तुम एक नज़र देखना चाहती हो सकता है इसे देखकर तुम्हें वो बहुत कुछ याद आ जाए। राम दुलारी के दिल की मुराद पूरी हो गई थी। इसे ऐसे लगा जैसे अंधेरे में चला हुआ इसका तीर ठीक निशाने पर जाकर लगा है, मगर चेहरे से इसने किसी किस्म की खुशी के तासुर का इजहार न होने दिया, बल्कि उल्टा गुस्से में आकर बोली, मैं इस मनहूस कुत्ते की सूरत तक नहीं देखना चाहती, लेकिन ये मेरे मुल्क पाकिस्तान का मामला है। मुझे यकीन है कि इस काफर कुत्ते की शक्ल देखकर मुझे वो जगह और वो शहर ज़रूर याद आ जाएगा जहां इन लोगों ने अपना मुश्किल अड्डा बना रखा है। शेर खान ने कहा, लेकिन तुम्हें एक तकलीफ़ हम ज़रूर देंगे, इसके लिए तुम हमें ज़रूर माफ़ कर दोगी। राम दुलारी ने अपने दिमाग में जो मंसूबा तैयार किया था इसको धक्का ज़रूर लगा, लेकिन वो इन्हें ऐसा करने से रोक नहीं सकती थी, ये इसकी मजबूरी थी। गुल खान ने कहा, अगर तुम तैयार हो तो इस वक्त हमारे साथ चलो, हमारी गाड़ी बाहर खड़ी है। राम दुलारी ने कहा, मैं कमरे को ताला लगाकर अभी आती हूँ। राम दुलारी ने अपने कमरे में जाकर जहाँ इसने जहरीले इंजेक्शन का सिरिंज रुमाल में लपेट कर छुपाया हुआ था, वहां से इसे निकाला और अपने सीने के अंदर अंगिया में अच्छी तरह से छुपा लिया और कमरे को बाहर से ताला लगाकर नीचे आ गई। बाहर इनकी जीप खड़ी थी जो तरपाल से चारों तरफ से बंद थी। एक तरफ छत के पास हवा के लिए 2 चकोर छोटे छोटे ताक रखे गए थे। शेर खान ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गुल खान हशमत बीबी यानी राम दुलारी को साथ लेकर जीप के अंदर बैठ गया। गाड़ी तंजीम के सीक्रेट हेल्थ सेंटर की तरफ रवाना हो गई। राम दुलारी को बाहर का मंजर दिखाई नहीं दे रहा था।
इसने अपनी समात यानी सुनने वाली हिस्स को पूरी तरह से बेदार कर दिया। जिस तरह कोई कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करता है, वो इसी तरह बाहर की आवाजें सुनने लगी। जीप मुख्तलिफ जगहों पर से मोड़ काटती हुई चली जा रही थी। बाहर से सिर्फ मोटर गाड़ियों, रिक्शों और स्कूटरों वगैरह की आवाज ही आ रही थी। ये ऐसी आवाजें थी जो एक बड़े शहर के हर बाजार से आती हैं। इन आवाजों की मदद से वो रास्ते की निशानदेही नहीं कर सकते थे कि इसे किन किन रास्तों से गुजार कर सीक्रेट हेल्थ सेंटर ले जाया गया है। ये वो इसलिए कर रही थी कि ऐन मुमकिन था कि जिस वक्त शेर खान वगैरह इसे जमुना दास के पास लेकर जाएं और इसका चेहरा इसे दिखाएं, तो ये दोनों वहां पर मौजूद हों और जमुना दास को जहरीला इंजेक्शन लगाने का मौका ही ना मिल सके और इसे इस काम के लिए वहां खुफिया तौर पर किसी न किसी तरह अकेले ही आना पड़ जाए। इतना राम दुलारी ने याद रखा था कि गर्ल्स हॉस्टल के अहाते से निकलने के बाद इनकी गाड़ी दाईं तरफ मुड़ी थी और फिर 6-7 मिनट तक बिल्कुल सीधी चलती रही थी और इसके बाद एक बार फिर दाईं तरफ को मुड़ गई थी। इसके बाद का रास्ता वो याद ना रख सकी थी। जीप कोई 15 मिनट तक सड़क पर से गुजरती रही। अब सड़कों पर ट्रैफिक का शोर बिल्कुल ही कम हो गया था, जिससे राम दुलारी ने अंदाजा लगाया कि ये शहर के बाहर का इलाका है। जीप एक जगह रुक गई। वो यही समझी कि सीक्रेट हेल्थ सेंटर आ गया है, लेकिन अंदर से गुलखान ने आवाज देकर पूछा, शेर खान जी, गाड़ी क्यों रोक ली? तरपाल की दीवार के पीछे से शेर खान की आवाज आई, रेलवे फाटक बंद है। ये एक बहुत बड़ी और मुश्किल निशानी थी, जिसे राम दुलारी ने इसी वक्त अपने जहन में बिठा लिया कि हेल्थ सेंटर की तरफ जाते हुए रास्ते में एक रेलवे फाटक भी आता है। थोड़ी देर बाद ट्रेन दड़दड़ाती हुई गुजर गई। इसके बाद फाटक खुल गया और इनकी जीप आगे को चल पड़ी। थोड़ा आगे जाने के बाद राम दुलारी को बड़ी तेज बू महसूस हुई। इसने गुलखान से पूछा, भाईजान जी, ये किस चीज की बदबू है? वहां एक चमड़ा रंगने की फैक्ट्री थी। ये बू इस फैक्ट्री की तरफ से आ रही थी, लेकिन गुलखान ने इसे सिर्फ इतना ही कहा, पता नहीं किस चीज की बू है, कभी कभी यहां से गुजरते हुए आया करती है। वो इसे चमड़ा रंगने की फैक्ट्री का बताकर इलाके और रास्ते की निशानदेही नहीं कराना चाहता था। अगरचा इसे हशमत बीबी से कोई खतरा नहीं था, लेकिन ये इनके असूलों के खिलाफ था। गुल खान और शेर खान को क्या खबर थी कि वो भारत की नंबर 1 जसूसा और खतरनाक दहशतगर्दों के साथी राम दुलारी को अपने साथ लिए जा रहे हैं। 2-3 मिनट के बाद बू आनी बंद हो गई। गाड़ी 1-2 मुड़ने के बाद एक जगह रुक गई। गुल खान ने जेब से कपड़े की काली पट्टी निकालते हुए कहा, बीबी, यहाँ मुझे तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधनी है। राम दुलारी ने कहा, जैसे आपकी मर्जी। और गुल खान ने इसकी आंखों पर इस तरीके से पट्टी बांधी कि जब वो गुल खान का हाथ पकड़कर जीप से बाहर दिन की रोशनी में आई तो इसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। शेर खान भी गाड़ी से निकल आया था। गाड़ी एक 3-4 कमरों एक मंजिला इमारत के अहाते में खड़ी थी, जिसको चारों तरफ से दरख्तों ने घेर रखा था। गुल खान ने राम दुलारी का हाथ थाम रखा था। यह तंजीम का खुसूसी खुफिया हेल्थ सेंटर था, जहां इन मुजाहिदों का इलाज मालजा होता था, जिनकी शनाख्त बाज मुसल्लत के तहत खुफिया रखनी होती थी। इमारत की पेशानी पर कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ था। इसके बाहर कोई चौकीदार भी नहीं था। शेर खान आगे था। वो दरवाज़ा खोलकर इमारत में दाखिल हो गया, जहां पहली मर्तबा राम दुलारी को डिटोल और दूसरी दवाइयों की बू महसूस हुई, जिससे वो समझ गए कि यही सीक्रेट हेल्थ सेंटर है। राम दुलारी को एक कमरे में कुर्सी पर बिठा दिया गया, फिर इसकी आंखों पर से पट्टी खोल दी गई। राम दुलारी ने देखा कि वो एक छोटे से कमरे में है, जहां सिर्फ एक धीमी रोशनी वाला बल्ब चल रहा है। गुल खान इसके पास ही बैठा है। शेर खान वहां नहीं है। कमरे की सिर्फ एक ही खिड़की है, जिसके आगे पर्दा गिरा हुआ है। राम दुलारी ने हशमत बीबी की अदाकारी करते हुए कहा, मेरा खुदा जानता है, इस हिंदू काफिर का मनहूस चेहरा मैं सारी जिंदगी नहीं देखना चाहती, लेकिन अब देखना जरूरी हो गया है। कहाँ है वो जलील काफिर? गुल खान ने धीमे लहजे में कहा, अभी तुम्हें इसके पास ले जाएंगे। राम दुलारी को यकीन हो गया था कि जब वो अपने दहशतगर्द साथी जमुना दास के करीब जाएगी तो ये दोनों पुलिस कमांडो इसके साथ ही होंगे और इसे जमुना दास को जहरीला इंजेक्शन लगाने का मौका नहीं मिल सकेगा। फिर भी इसने उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा था। इतने में शेर खान कमरे में आया, कहने लगा, हशमत बीबी आ जाओ। इस भारतीय दहशतगर्द को बहुत गोलियां लगी हैं और बहुत सा खून बह गया था। अभी तक वो पूरी तरह से बात नहीं कर सकता। राम दुलारी ने कहा,
मुझे इस काफिर से बात करने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ इसको एक नज़र देखूंगी। शायद इसकी मकरूज सूरत देख कर मुझे याद आ जाए कि इन लोगों का मुश्किल हेडक्वार्टर कहाँ और किस शहर में था। शेर खान ने कहा, हम भी यही चाहते हैं, मेरे साथ आओ। रामदुलारी शेर खान के पीछे पीछे कमरे से निकल आई। बाहर आमने सामने 3-4 कमरों के दरमियान एक तंग सा रास्ता था। एक दरवाजे के बाहर मसल्ला कमांडो स्टीन गन लिए खड़ा था। करीब जाकर शेर खान ने इसे इशारा किया। गार्ड ड्यूटी पर खड़े कमांडो ने कमरे का दरवाजा आधा खोल दिया। शेर खान रामदुलारी को लेकर कमरे में दाखिल हो गया। गुल खान इनके पीछे था। कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी। दरमियान में लोहे के पलंग पर दहशतगर्द जमुना दास बिल्कुल सीधा लेटा हुआ था। इसका बायां बाजू और शाना सीने तक पट्टियों में छुपा हुआ था। दाएं बाजू पर ड्रिप लगा था। नाक में ऑक्सीजन की नाली लगी थी। इसकी आंखें बंद थी। रामदुलारी ने एक सेकंड में इसे पहचान लिया। ये इनका दहशतगर्द साथी जमुना दास ही था। एक अधेड़ उम्र नर्स पलंग की पाइंती की तरफ खड़ी चार्ट पर कुछ लिख रही थी। कमरे में एक ही खिड़की थी। इस पर गहरे रंग का पर्दा गिरा हुआ था, लेकिन दोनों पर्दों के दरमियान थोड़ी सी जगह ऊपर से नीचे तक खाली थी, जिसमें से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। रामदुलारी अभी तक दरवाजे के पास ही दीवार के साथ खड़ी थी। इसकी एक जानब गुल खान और दूसरी जानब शेर खान था। शेर खान ने धीमी आवाज में कहा, बीबी, इसकी शक्ल गौर से देखो, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। वो रामदुलारी को साथ लेकर पलंग के करीब आ गया। रामदुलारी ने जमुना दास की शक्ल क्या देखनी थी। इस शक्ल को तो वो तकरीबन रोज ही देखा करती थी। सिर्फ एक बात का इसे अफसोस था कि वो जमुना दास को जहरीला इंजेक्शन देकर मौत की नींद नहीं सुला सकती थी। जिस मकसद को लेकर वो वहां आई थी, जैसे वो दहशतगर्द की शक्ल को देखकर कुछ याद करने की कोशिश कर रही है। हकीकत में वो खिड़की की तरफ देख रही थी, जहां पर्दे के दरमियान जो खाली जगह थी, इसमें से इसे दूर खेतों में किसी मस्जिद का ऊंचा मखरूती मीनार नजर आ रहा था। फिर एक रेलगाड़ी दूर से गुजरती दिखाई दी। रामदुलारी के लिए इस हेल्थ सेंटर की ये निशानियां काफी थीं। दहशतगर्द जमुना दास का सांस आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। नर्स ने शेर खान को इशारा किया। शेर खान ने रामदुलारी के कान में आहिस्ता से कहा, अब चलो, और वो तीनों कमरे से बाहर आ गए। रामदुलारी को दिल में अफसोस लग रहा था कि वो अपने मकसद के बिल्कुल करीब पहुंचकर इसे हासिल नहीं कर सकी थी। साथ वाले कमरे में वापस आकर शेर खान ने रामदुलारी को, जिस वो सब हशमत बीबी ही समझ रहे थे, अपने सामने कुर्सी पर बैठा लिया और इससे पूछा, कुछ याद आया? जिस तरह शेर खान और गुल खान इस औरत से मफीद मालूमात हासिल करना चाहते थे, इस तरह रामदुलारी भी इनसे कुछ मालूमात हासिल करना चाहती थी, जिसमें वो अभी तक कामयाब नहीं हुई थी। इसको बहुत जल्द महसूस हो गया था कि ये कमांडो लोग अपने मंसूबे के बारे में किसी के सामने एक दूसरे से भी कोई बात नहीं करते। वो इंतहाई राजदारी से काम लेते थे। फिर भी रामदुलारी अभी अपने आप को इनके साथ लगाए रखना चाहती थी, इस उम्मीद पर कि शायद किसी वक्त इसे इन लोगों का कोई राज हाथ आ जाए। इसने कहा, मुझे इस काफिर की शक्ल देखकर कुछ याद आ रहा है। मैं ज्यादा याद करने की कोशिश कर रही हूँ। गुल खान ने शेर खान को अंग्रेजी में कहा, मेरा ख्याल है इसे 2 दिन की मोहलत देनी चाहिए। हो सकता है इसे सब कुछ याद आ जाए। शेर खान ने कहा, शायद तुम ठीक कहते हो। इसके बाद गुल खान ने रामदुलारी की आंखों पर दोबारा पट्टी बांधी और इसे बंद गाड़ी में बिठाकर वापस चल पड़े। गर्ल्स हॉस्टल के एक कमरे में आकर रामदुलारी ने जमुना दास को कत्ल करने की स्कीम पर गौर शुरू कर दिया। जमुना दास का काम तमाम करने के लिए इसका गर्ल्स हॉस्टल से निकलना जरूरी था। मुसीबत ये थी कि इसकी निगरानी हो रही थी। अगर वो बाहर निकलती है और हेल्थ सेंटर की तरफ चलती है तो इसकी निगरानी करने वाले जासूस जरूर इसका पीछा शुरू कर देंगे। इसका सिवाय इसके और कोई इलाज नहीं था कि वो अपना हुलिया बदल कर हॉस्टल से निकले। हुलिया बदलने, बेस बदलने का साजो सामान इनके मुकन लाल वाले खुफिया ठिकाने पर था। रामदुलारी वहां भी नहीं जा सकती थी। इस तरफ जाने का मतलब यह था कि वो इन लोगों को अपने ग्रोह के खुफिया ठिकाने का पता बता देगी। रामदुलारी के जहन ने बड़ी तेजी से काम करना शुरू कर दिया। इसको गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में ही अपना हुलिया तब्दील करना था। सवाल ये था, साजो सामान के ना होते हुए वो हुलिया कैसे बदल सकती थी? रामदुलारी के अयारो जहन में आखिर एक तरकीब आ गई।
इसे याद आ गया कि किसी डेयरी फार्म का एक ट्रक गर्ल्स हॉस्टल में दूध देने सुबह सुबह मुंह अंधेरे आता है। अगर वो किसी तरह इस ट्रक में छुपकर बैठ जाए तो निगरानी करने वालों की नज़रों से बचकर निकल सकती थी। इसके सामने सबसे बड़ा मसला यही था कि वो किसी ऐसे तरीके से बाहर निकले कि इनकी निगरानी करने वालों को खबर ना हो सके कि वो बाहर निकल गई है और वो इसका पीछा ना कर सकें। अगर वो हेल्थ सेंटर पहुंचकर अपने मकसद में एक बार फिर नाकाम रहती है, वापसी की इसे फिक्र नहीं थी। वापस आने पर अगर जासूस इसे हॉस्टल में दाखिल होते देख भी लेते हैं तो वो कह सकती है कि कमरे में बंद रहकर वो तंग आ गई थी और सैर करने को निकल गई थी, और अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती है तो उसे गर्ल्स हॉस्टल में वापस आने की ज़रूरत ही नहीं थी।